देखिए, हमने इस्लाम में जितना पढ़ा है कि नफ़रत का जवाब मोहब्बत है। तो नफ़रत करने वाला, आपको गाली देने वाला भी अगर आप उसको पोलाइटली जवाब दें तो वो भी सोचने पे मजबूर होता है कि यार जिसको मैं इतना बुरा भला कह रहा था, जिसको गाली दे रहा था, वो तो इतने महज़ब निकला। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कौम में एक मिलजुल के मिल बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, गिरबान में मुंह डाल के कि हमारी तरफ से तो कुछ प्रोवोकेशन नहीं है, कुछ हो तो उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि ये फैक्ट है कि इस मुसलमानों में अनपढ़ता ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर जो माहौल जिसमें वो पलते बढ़ते हैं उसमें थोड़ा बहुत क्राइम का स्कोप भी ज़रा बढ़ जाता है। तो खुराफात भी काफ़ी करने वाले नौजवान हैं। तो इन नौजवानों को ज़रा तरबियत ये देना कि अपनी तरफ से कोई प्रोवोकेटिव एक्ट नहीं होना चाहिए ताकि दूसरे को मौका मिले। दूसरी तरफ हिंदुओं को से हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें उनसे समझना चाहिए कि भाई आपको हम शिकायत है तो है क्या, आपको किस चीज़ की नाराज़गी है, क्या बेचारा मुसलमान गरीब है, अपने रोज़गार की को तलाश में लगा रहता है, तो कौन सी ऐसी वो गलती कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे किसी को कोई चोट पहुँचे या थ्रेट महसूस हो। तो मैं समझता हूँ डायलॉग सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी मसले का हल का निकालने के लिए। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से इस टाइम देखा जा रहा है अंडर 18 जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्राइम अभी दिल्ली में भी देखा गया है। वहीं आज जो सोशल वायलेंस की बात की जा रही थी और उस पर एक बुक रिलीज भी हुई है, तो कैसे देखते हैं सर, अगर हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है क्या, इस पर उसमें भी चर्चा की गई है इस बुक में? जी, मीडिया की भी चर्चा की गई है, और दूसरे आपने जैसे कि नौजवानों का भी जिक्र किया कि वायलेंस में सबसे आगे नौजवान ही थे। और फिर मैंने पूछा इनसे कि भाई कुछ वायलेंस उस वक्ती तौर पे गुस्सा हुआ हो जाती है, बाद में कोई रीथिंकिंग होती है, कोई उसमें रिमोर्स की फीलिंग, अफसोस होता है कि गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो हमने पाया कि बुज़ुर्गों में तो अफसोस की फीलिंग थी, नौजवानों में नहीं थी। तो इसलिए एक्चुअली नौजवान को जब तक अच्छी डायरेक्शन न दी जाए, उसको अच्छी लीडरशिप न हो, उसकी शिक्षा अच्छी न हो, तो उसका तरह वायलेंट होने का स्कोप रहता है। एक सवाल और सर कि जिस तरह से हेट स्पीच की आपने बात की थी, तो हेट स्पीच कहीं ना कहीं जिम्मेदार है भारत को एक अलग डायरेक्शन में, पूरी ही पॉलिटिक्स की, चाहे पॉलिटिक्स के तौर पे देखा जाए या किसी भी तरह से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं देश जो है एक नीचे डाउन अपनी तरक्की की ओर नहीं है। कैसे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। बल्कि मैंने अपना जिक्र किया कि भागवत साहब से हमने पिछले दिनों मीटिंग की, उन्होंने यही बताया, उन्होंने कहा कि देखो जब तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे आगे तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। तो बहुत कैटेगोरिकली, और ये बात उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार दोहराई। तो इसलिए ये तो मान के चलना चाहिए कि मेल जोल से ही देश आगे बढ़ते हैं, पीसफुल माहौल में ही बिजनेस भी फ्लरिश करता है। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट आई थी कि 8,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमीर लोग, सारे के सारे हिंदू, मुसलमान नहीं, वो देश छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि भाई उनको ये लगा कि भाई यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, राइट्स होते रहेंगे, फसादात होते रहेंगे, हमारा बिजनेस कैसे इस तरह से करेगा। तो बिजनेस को एक पीस का माहौल जो चाहिए होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये इन सारे आंकड़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये कोई कंकॉक्टेड तो है नहीं कि किसी ने फर्जी डेटा बना लिया। तो भारत सरकार ने आई थिंक राज्यसभा में या लोकसभा में एक क्वेश्चन के जवाब में ये फैसला दी थी। सर इलेक्शन के मौका पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल वायलेंस होते हैं, हेट स्पीच दी जाती है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन में या रूल में इन सबको रोकने का कुछ नहीं है? देखिए, ये ज़्यादातर तो ये इलेक्शन से पहले होती है, पोलराइजेशन वगैरह इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन शुरू होते ही या अनाउंस होते ही मॉडल कोड आ जाता है। मॉडल कोड के बाद ही इसमें बहुत सख्ती से देखा जाता है। ज़रा सा भी कोई लूज टॉक करता है उसको फ़ौरन नोटिस होता है, 24 घंटे के अंदर जवाब दो, FIR दर्ज होती है। तो होता क्या है कि इलेक्शन की तैयारी में, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही पोलराइजेशन मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग द इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन तो नॉट ओनली हेट स्पीच को रोकता है, बल्कि वो चीज़ें जो इलेक्शन के लॉ भी नहीं है, जैसे आपकी दीवारों पे कोई पोस्टर लगा दे या प्रिंटिंग कर दे, वो उसको हटवाना लगे, ये इलेक्शन का लॉ में नहीं है, ये म्यूनिसिपल लॉज में है। आप नॉइज़ पोल्यूशन पे कंट्रोल होता है, 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इलेक्शन लॉ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। इन्फोर्स बाकी दिनों में नहीं होती, इलेक्शन कमीशन करा देता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इलेक्शन लॉ में कहीं नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन प्लास्टिक का इस्तेमाल को रोक देता है। तो इलेक्शन कमीशन तो हर किस्म के लॉ को इन्फोर्स कराता है, और हेट स्पीच उसमें शामिल है। हेट स्पीच इलेक्शन के दौरान बहुत कम होती है, और अगर होती भी है तो अनपनिश नहीं जा सकती, वो इलेक्शन के दौरान पनिशमेंट होती है, बाकी दिनों कोई पनिशमेंट नहीं होती। ये सर अक्सर ये देखने को मिलता है कि मुसलमानों के खिलाफ तो कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन गैर मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। ये बदकिस्मती के बाद आप ठीक कह रहे हैं कि यही देखा जाता है, और हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे जहरीले बयान कुछ लोग देखे कि जेनोसाइड करो, इनको मार डालो, इनको ये करो, और उस पर 6-6 महीने तक कोई एक्शन नहीं होता। तो ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है। कल गई सर एक सानिया जो है आजम खां का हुआ है, वो भी 3 साल की जेल हुई 3 साल की जेल उनको, जबकि अभी परवेश वर्मा भी इस परवेश वर्मा ने तो पिछले हफ्ते किया, लेकिन 6 महीने पहले जो एक मंत्री जी बोल चुके हैं अनुराग ठाकुर सालों को, उनका क्या हुआ? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ सर? क्या कानून तो है ही, यही तो मैंने आपको बताया कि कानूनों की कोई कमी नहीं है, इन्फोर्समेंट की कमी है। कानून तो पूरे हैं, मैंने आपको कितने सेक्शन आईपीसी के बताया है ना। सर भी आप पॉपुलेशन के ताल्लुक से ऊपर बातचीत कर रहे थे, अपने मोहन भागवत से मुलाकात में उसका तस्करा किया कि 1000 साल तक भी मुसलमान आबादी बढ़ती रहे तो सरकार नहीं बना सकते, तो उनकी बातों का क्या असर हुआ उन पर? नहीं, उनकी बातों का मैं समझता हूँ ये असर हुआ कि उन्होंने अपने जो नागपुर में स्पीच दी, उन्होंने डेमोग्राफी के जो रिलीजन के बेसिस पे देश बन जाते हैं, देश बढ़ जाते हैं, ये तो ज़रूर कहा, और लेकिन जो मिसालें दी उसका वो मिसालें बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने साउथ सूडान तो मुस्लिम सूडान से टूट के क्रिश्चियन लोगों ने साउथ सूडान बनाया, मुसलमानों ने तो नहीं बनाया। उन्होंने ईस्ट टिमोर की बात की, ईस्ट टिमोर मुस्लिम इंडोनेशिया से टूट के एक नई स्टेट बनी, क्रिश्चियन स्टेट बनी, मुसलमानों ने तो नहीं बनाई। तीसरा उन्होंने शायद क्रोएशिया का जिक्र किया, तो वो तो यूगोस्लाविया टूटा था, तो कोई क्रिश्चियन नहीं रहे थे, कोई मुस्लिम नहीं रहे थे, उसके मुताबिक वो स्टेट बना गई। लेकिन दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, और बाद में हुस्बुल्ले साहब ने रिसेंटली उन्होंने भी 2 बातें कही कि भाई डेमोग्राफी से पार्टीशन होने का डर होता है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये भी उन्होंने ज़रूर कहा। लेकिन रीज़न क्या दिए? इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। अच्छा, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ये अगर ये रीज़न है, इन्फिल्ट्रेशन को रोकिए, आपकी सरकार है, आप रोकिए। इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? बल्कि मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि बांग्लादेशी लोगों की इन्फिल्ट्रेशन से हिंदुस्तानी मुसलमान को बहुत नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? आए तो होंगे वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, अब 20, 25, 30 लाख भी अगर आ गए, वो पिछले 30-40 सालों में 140 करोड़ की आबादी में, उससे कोई डेमोग्राफिक बैलेंस तो डिस्टर्ब होता नहीं। हो सकता है तो बॉर्डर के असम के 4-5 जिलों में होता हो, हालांकि मैंने सुना है कि वहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हर हिंदुस्तानी मुसलमान को बांग्लादेशी कहा जाने लग गया। और बंगाल के मुसलमान को तो खास तौर से जो बंगला स्पीकिंग है कि भाई ये बांग्लादेशी, अरे भाई वो बंगाल का मुसलमान है, वो बांग्लादेशी नहीं है। और हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम होने लग गया, तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन अगर रीज़न है तो रोकिए। कन्वर्जन के बारे में कितनी स्टेट्स ने कानून बना दिए, कन्वर्जन को रोकिए। कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जन तो आपने देखा है लखनऊ में, कर्नाटक में और इधर जयपुर में 10-10 हज़ार दलित बुद्धिस्ट बन गए जी। तो कन्वर्जन तो लार्ज स्केल पे जो वो हो रही है, उसका कारण देखिए कि क्यों हो रही है। आप हो सकता है आप लोगों का जो व्यवहार है दलितों के साथ उसकी वजह से हो रही है, उसको ठीक कराइए। समाज में सुधार तो खुद ही सोसाइटी करा सकती है, बाहर के फोर्स से तो नहीं कराते। हमें मुसलमानों को सुधार हमें खुद करना चाहिए, हिंदुओं को खुद सुधार अपना सोचना चाहिए कि क्या सुधार हो सकता है।